हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का भूगोल का तीसरा अध्याय अपवाद और क्लास 10 का भूगोल का तीसरा अध्याय जल संसाधन एक ही वीडियो में दोनों क्लास के बच्चों को आज हम पढ़ाएंगे। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे भारत की नदी तंत्र। ठीक है, हाँ। क्लास 9 का जो तीसरा अध्याय है उसका नाम है अपवाह। अपवाह का मतलब होता है, अपवाह किसी नदी तंत्र की व्याख्या करता है। और जल संसाधन जैसे नदियों पर हम बांध बनाकर उससे बिजली उत्पन्न कर सकते हैं और सिंचाई के रूप में जल को हम उपयोग कर सकते हैं और बाढ़ पर नियंत्रण पा सकते हैं आज। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे नदी तंत्र। भारत की नदियों को हम दो वर्गों में विभक्त कर लेते हैं। ठीक है, जैसे एक तरफ हो गया हिमालय की नदियां, और दूसरी तरफ हो गया प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय की नदियां में आ जाएगा आपका सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा। हिमालय की नदियों में आ जाएगा आपका सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी। ठीक है, और प्रायद्वीपीय नदियों में आ जाएगा आपका गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियों में ये 5 नदियां प्रमुख हैं और हिमालय की नदियों में यह 3 नदियां प्रमुख हैं। ठीक है, इसको हम दो वर्गों में विभक्त क्यों कर दिए? क्योंकि इसमें कुछ खास अंतर भी हैं। अंतर कौन से हैं? जैसे जो हिमालय की नदियां हैं, हिमालय की नदियां इनकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है और प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई बहुत कम होती है। ठीक है, हिमालय की नदियां अभी अपने युवा अवस्था में हैं, अर्थात इनका प्रवाह अभी तेज होगा, और प्रायद्वीपीय नदियां ये वृद्धावस्था में है। ये दिन प्रतिदिन, है ना, आप देखेंगे कुछ वर्षों में इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ये धीरे धीरे सूख रही है। ठीक है, और हिमालय की नदियां 12मासी होती हैं और प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं। मौसमी का मतलब जब बरसात आएगी तो उसमें पानी भर जाएगा, जबकि ये 12मासी होती है, अर्थात वर्ष भर इसमें पानी रहता है। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे भारत की नदियों में सबसे इंपॉर्टेंट है गंगा नदी तंत्र। ठीक है, तो पहले उसी को आज पढ़ते हैं, गंगा नदी तंत्र को। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो गंगा नदी तंत्र आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एकदम। अब गंगा नदी तंत्र में अब हम देखेंगे इसकी कौन कौन सी शाखा कहाँ पर है। ठीक है, कौन कौन सी शाखा इसकी निकलकर गंगा का निर्माण कर रही है, आज चीजों को हम अब देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ इसमें ग्लेशियर हैं, कुछ उत्तराखंड में दर्रे हैं, उनको देख लीजिए। एक आपका है उत्तराखंड में खाम दर्रा है। ठीक है, उसके बगल में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री। इसके बगल में एक दर्रा है माना दर्रा। ठीक है, माना दर्रा। उसके दाहिने साइड उत्तराखंड में है एक नीति दर्रा है। क्या है? नीति दर्रा। ठीक है, खाम दर्रा, गंगोत्री ग्लेशियर, माना दर्रा, नीति दर्रा। नीति दर्रे से एक नदी निकलती है जिसका नाम है विष्णु गंगा। और माना दर्रे से एक नदी निकलती है
जिसका नाम है धौली गंगा। माना दर्रा से एक नदी जिसका नाम है धौली गंगा, नीति दर्रे से एक नदी निकलती है जिसका नाम है विष्णु गंगा। ये जिस स्थान पर मिलती हैं, विष्णु गंगा, धौली गंगा जिस स्थान पर मिलती है वहां पर एक प्रयाग बनता है, उस प्रयाग का नाम है विष्णु प्रयाग। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पर कई प्रयाग हैं, ठीक है, अभी अच्छे से हम समझ लेते हैं। अब देखिए, विष्णु गंगा और धौली गंगा मिलने के बाद जब आगे चलेंगी तो थोड़ी सी समस्या है। समस्या क्या है कि अब हम इसको धौली गंगा कहें या फिर विष्णु गंगा कहें, ठीक है। तो इसको भैया हम नाम दे देते हैं अलकनंदा, अर्थात विष्णु प्रयाग से जब ये नदियां आगे की तरफ निकलती हैं तो इसका नाम क्या पड़ जाता है? अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा। ये थोड़ा सा आगे चलती है, उसके बाद इनके बाएं किनारे से एक और नदी आती है जिसका नाम है पिडार नदी। अलकनंदा की एक और सहायक नदी है पिडार नदी। ये जिस स्थान पर मिलती है वहां पर बन जाता है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग, ठीक है। इसके और आगे कर्णप्रयाग से अलकनंदा और आगे चलती है, एक नदी और इधर से आ जाती है जिसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी, मंदाकिनी जिस स्थान पर मिलती है वहां पर हो जाता है रुद्रप्रयाग। क्या हो जाता है? रुद्रप्रयाग। कोई दिक्कत? यहीं पर छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। अब देखिए, थांग दर्रे से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी। और गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गंगोत्री। ठीक है, थांग दर्रे से भागीरथी निकलती है और गंगोत्री नदी से गंगोत्री ग्लेशियर से गंगोत्री नदी। ये जिस स्थान पर मिलती हैं वहां पर भी एक प्रयाग बनता है जिसका नाम है जाह्नवी प्रयाग। ठीक है, यहां से आगे निकलने के बाद इस नदी का नाम पड़ जाता है भागीरथी। जिस तरीके से जहां पर विष्णु गंगा और धौली गंगा आपस में मिलती हैं उसके बाद इनका नाम पड़ जाता है अलकनंदा, लेकिन थांग दर्रे से भागीरथी निकलती है और गंगोत्री नदी से गंगोत्री, लेकिन जाह्नवी प्रयाग के पास मिलने के बावजूद भी इस नदी का नाम भागीरथी पड़ता है। ठीक है, अब इसके आगे चलने के बाद इधर से अलकनंदा और इधर से भागीरथी जहां पर मिलती है वहां पर बन जाता है देवप्रयाग। यहां तक आया समझ में? हाँ, एक चीज और देख लीजिए, भागीरथी नदी पर एक परियोजना लगभग 1973 में चली थी। एक यहाँ पर आंदोलन हुआ था, जो परियोजना का नाम है टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना लगभग 1973 में यहाँ पर एक परियोजना चली थी और यहाँ पर एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम है चिपको आंदोलन। ठीक है, तो चिपको आंदोलन के अध्यक्ष सुंदरलाल बहुगुणा की अध्यक्षता में हुआ था चिपको आंदोलन, क्योंकि भागीरथी नदी पर जब टिहरी बांध बन रहा था तो वहां पर वनों की कटाई बहुत ज्यादा हो रही थी। ठीक है, और वृक्षों की कटाई को लेकर चिपको आंदोलन चलाया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। किस सन में? 1973 में। ठीक है, आगे देखते हैं। इधर देखिए, अलकनंदा और भागीरथी जिस स्थान पर मिलती है वहां पर हो जाता है देवप्रयाग, और देवप्रयाग के आगे जब चलती हैं हरिद्वार। कहाँ चलती हैं? हरिद्वार में, अर्थात देवप्रयाग के आगे निकलने के बाद
अलकनंदा और भागीरथी का नाम पड़ जाता है गंगा नदी। ठीक है, क्या नाम पड़ जाता है? गंगा। नोट कर लीजिए इतना, उसके बाद ये मिटाते हैं, फिर आगे बताते हैं। अब देखिए, भागीरथी अलकनंदा देवप्रयाग में मिलने के बाद जब आगे चलती हैं, आगे एक शहर आता है जिसका नाम है हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार में पहली बार गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है। ठीक है, प्रवेश करने के बाद आपका आ जाता है यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल पहुंचने के बाद गंगा नदी दो भागों में विभक्त हो जाती है। यहाँ पर एक पश्चिम बंगाल के पास पहुंचने के बाद एक फरक्का नामक पहाड़ी से टकराने के बाद यहाँ पर एक फरक्का नामक पहाड़ी से टकराती है और ये चली जाती है, एक शाखा इसकी चली जाती है पश्चिम बंगाल। ठीक है, कहाँ चली जाती है? पश्चिम बंगाल। और एक शाखा इसकी चली जाती है बांग्लादेश में, एक पश्चिम बंगाल में, दूसरी बांग्लादेश में। ठीक है, इसको भी हम आगे देखेंगे। अच्छा देख लीजिए, ठीक है, बाद में देखते हैं। हाँ, अब इसकी कुछ सहायक नदियां प्रमुख होती हैं। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उसके बाद बांग्लादेश। ठीक है, ध्यान देना, जब ये फरक्का नामक पहाड़ी से टकराती हैं तो जो इसकी दाहिने, जो नीचे की साइड जो इसकी शाखा गई है उसका नाम पड़ जाता है हुगली। क्या नाम पड़ जाता है? हुगली। हुगली नदी, या पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ पर है? कोलकाता। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो हम क्या कहेंगे? हुगली नदी। अर्थात कोलकाता में वही नदी गंगा ही नदी है। ठीक है, लेकिन इसका नाम चेंज हो गया। क्या नाम हो गया? हुगली। और जो शाखा पश्चिम बंगाल में जाती है उसका नाम, थोड़ी दूर के लिए उसका नाम पड़ जाता है भागीरथी। ध्यान दीजिएगा, पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश के पहले, पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश के पहले गंगा नदी का नाम पड़ जाता है भागीरथी। और जैसे ही बांग्लादेश में गंगा नदी प्रवेश करती है तो उनका नाम पड़ जाता है पद्मा। क्या नाम पड़ जाता है? पद्मा। और इधर से एक नदी और आती है। ठीक है, कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में, ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी कहते हैं। ठीक है, अब ये जब गंगा नदी अर्थात पद्मा में और जमुना नदी जहाँ पर संगम होता है, और संगम होने के बाद इसका नाम पड़ जाता है मेघना। अर्थात बांग्लादेश अर्थात बंगाल की खाड़ी में एक गंगा के नाम से नहीं गिरती है। ठीक है ना, किसके नाम से? मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती हैं। और मिलने से पहले बांग्लादेश में पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। नाम क्या है? सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है, किन दो नदियों के द्वारा बनता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनता है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा। अब हम पढ़ लेते हैं गंगा नदी की सहायक नदियाँ। ठीक है ना, गंगा नदी की दो प्रकार से सहायक नदियों को हम याद कर सकते हैं, एक तो दाहिने किनारे से और दूसरा बाएं किनारे से। ठीक है ना, जैसे ये मान लीजिए गंगा नदी है और इस दिशा में बह रही है। ठीक है ना, जिस दिशा में बह रही है तो हम समझ सकते हैं कि इसका ये दाहिना किनारा हो गया और इसके ऊपर इसका बायां किनारा हो गया। ठीक है, तो चलिए बाएं किनारे से एक नदी निकलती है उत्तराखंड से ही, जिसका नाम है रामगंगा। ठीक है, रामगंगा।
ठीक है। इसके किनारे उत्तराखंड का एक जिला नैनीताल बसा हुआ है, ठीक है ना, काफी फेमस है, ठीक है। और हाँ ठीक है, और दूसरे नंबर पर है गोमती। कौन सा है? गोमती। एक सहायक नदी हो गई रामगंगा, दूसरी हो गई गोमती, तीसरी हो गई घाघरा, ठीक है। घाघरा बिहार के पास छपरा जिला में आके मिल जाती है। एक और सहायक नदी है जो बिहार में आके मिलती है, जिसका नाम है गंडक। एक और नदी है जो कि बिहार में ही आके मिलती है, जिसका नाम है कोसी। कभी हम पढ़ेंगे ना, जैसे मान लीजिए आज हम सिर्फ गंगा नदी तंत्र पढ़ रहे हैं, अगर कभी इसको डिटेल में पढ़ना होता तो हम ये भी बताते हैं कि गंगा नदी कहाँ से निकली है और रामगंगा कहाँ से निकली, गोमती कहाँ से निकली, ये सब बताएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। और सबसे लास्ट में आ जाती है महानंदा, ठीक है। बाएं किनारे से 1 2 3 4 5 6 प्रमुख नदियां हैं, और दाहिने किनारे से सबसे इंपॉर्टेंट है यमुना नदी। कहाँ से निकली है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली है और निकलने के बाद आकर आपके उत्तर प्रदेश में प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद में गंगा नदी से संगम कर लेती है। और ठीक है, हाँ देखिए, यमुना नदी निकलने के बाद सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में जाती है, उसके बाद आपका आ जाता है दिल्ली, दिल्ली के बाद मथुरा, आगरा, ठीक है। यहाँ हरियाणा भी आ जाता है, नोएडा भी आ जाता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो ये बता रहे हैं। और आपसे पूछ सकता है कि दिल्ली किस नदी के किनारे है, आगरा किस नदी के किनारे है, तो हम क्या बताएंगे? यमुना नदी के किनारे है, ठीक है ना। ये आपका हो गया यमुना नदी। एक नदी और निकलती है जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ियां कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सोन नदी। सोन नदी, और जाकर बिहार में मिल जाती है, ठीक है। हाँ, कोसी नदी, कोसी नदी को हम बिहार का लोग कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ लाती है, ठीक है ना। एक नदी यहाँ से निकली है झारखंड से, झारखंड के पास एक पठार है जिसका नाम है छोटा नागपुर का पठार, सभी जानते होंगे छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। तो यहाँ से एक नदी निकली जिसका नाम है दामोदर। क्या नाम है? दामोदर। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार को 2 भागों में बांटती हुई या विभक्त करती हुई जाकर हुगली नदी में मिल जाती है। कहाँ पर? कोलकाता में, ठीक है। तो ये गंगा नदी की सहायक नदियां हैं, और वैसे तो यमुना नदी की भी कुछ सहायक नदी है, चलिए बता देते हैं। यमुना नदी की सहायक नदियों में जैसे एक हो गई आपकी चंबल, चंबल मध्य प्रदेश से निकली है। इस पे 2-3 परियोजना भी चल रही है। मध्य प्रदेश में महात्मा गांधी परियोजना है, राजस्थान में चंबल नदी पर ही जवाहर सागर परियोजना है, और राणा प्रताप परियोजना है, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं। राजस्थान में जवाहर सागर परियोजना, राणा प्रताप परियोजना, और मध्य प्रदेश में महात्मा गांधी परियोजना किस नदी पर है? चंबल नदी पर है, ठीक है। हाँ, चंबल नदी की भी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे आपका हो गया काली सिंध, सिप्रा, और
हाँ, शिप्रा नदी थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि शिप्रा नदी के किनारे आपका उज्जैन शहर बसा हुआ है, ठीक है ना। तो इस कारण यह थोड़ा फेमस है शिप्रा नदी। इसके बगल में कौन सा शहर है? उज्जैन, ठीक है। और एक कौन नदी है? गंभीर नदी। और कौन सी है? काली सिंध। चंबल नदी की सहायक नदी काली सिंध, शिप्रा और गंभीर नदी, ठीक है। काली सिंध, शिप्रा और गंभीर नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। और चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है और यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है। कोई दिक्कत? हाँ, एक तो हो गई चंबल यमुना की सहायक नदी, दूसरे पर हो गई सिंध, ठीक है। तीसरे पर हो गई बेतवा और चौथे पर हो गई केन नदी। चंबल, सिंध, बेतवा और केन यमुना नदी की सहायक नदी है। बेतवा नदी के किनारे झांसी शहर बसा हुआ है। कौन सा शहर? झांसी। कोई दिक्कत? ठीक है। बाकी तो कुछ नहीं बचा है। बाकी जो बचा होगा, जो नदियाँ बची जैसे ब्रह्मपुत्र बचा है और सिंधु बची है, और जो दक्षिणी भारत की नदियाँ बची हैं अर्थात प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ बची हैं, जैसे जो भी बताए हैं, ये सब अगले वीडियो में फिर बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, ठीक है।